हेलो सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी और स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है वो कहाँ से चल रहा था। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था कि जो हमारा जो बीएड जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर कौन सा है, बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर जो थर्ड है वो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो हमारी यूनिट है, यूनिट कौन सी चल रही है, यूनिट इसके अंदर सेकंड चल रही है, ठीक है ना। बीएड फर्स्ट ईयर का जो पेपर हमारा थर्ड है, इसके अंदर हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। और इसके हमने लगभग 4 प्रश्न तो कर लिए होंगे भाई, मुझे ऐसा ही ध्यान आ रहा है। चलो जो भी है, आज जो हम क्या करेंगे, आज हम लेक्चर मेथड के बारे में बात करेंगे। आज हम किसके बारे में बात करेंगे, लेक्चर मेथड के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो विधि जो होती है, ये क्या कहता है कि जो लेक्चर मेथड है, यानी कि जो विधि होती है व्याख्यान विधि, ये क्या होती है। जो व्याख्यान विधि है ये बच्चों क्या होती है, इसके बारे में हम लोग करेंगे बात। व्याख्यान का मतलब क्या होता है, लेक्चर। व्याख्यान का मतलब क्या होता है, लेक्चर। जो शिक्षण है यानी कि जो टीचिंग है वो कितने प्रकार से हम बच्चों को किस किस मेथड से दे सकते हैं, ये हम 5 मेथड के बारे में बात कर रहे थे। पहले हमने मस्तिष्क उद्वेलन का किया था, इससे पहले, यानी कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का। मस्तिष्क उद्वेलन का मतलब क्या है बच्चों, ब्रेनस्टॉर्मिंग से है। मस्तिष्क उद्वेलन का मतलब क्या हो गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गया। यानी कि बच्चे को कोई समस्या दी जाएगी और बच्चा क्या करेगा, उस समस्या को हल करने के लिए अपने मस्तिष्क में विचार चलाएगा, विचारों का एक विस्फोट होगा और वो समस्या का हल पर पहुंच जाएगा। ये बात हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। और आज जो हम विधि करने वाले हैं ना, हम जो आज विधि करने वाले हैं वो हमारी व्याख्यान विधि है, माना कि लेक्चर मेथड है। कि जो टीचर है वो लेक्चर मेथड से बच्चों को पढ़ाता है, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग से बच्चों को पढ़ाता है, वो अनुकरणीय शिक्षण बच्चों को करवाता है ना। तो जो अध्यापक है वो अलग अलग तरीकों से बच्चों को पढ़ाएगा, उसमें से एक लेक्चर मेथड है। और जो पढ़ाने का जो ये भाषण विधि है ना, जो लेक्चर मेथड है, ये बड़ी पुरानी है, ये नई नहीं है। प्राचीन काल में क्या होता था, अगर आपने टीवी के अंदर पुराने नाटक जैसे रामायण महाभारत है, धार्मिक नाटक देखे हों, उनके अंदर क्या होता था बच्चों कि जो ऋषि मुनि या जो ब्राह्मण था, जो शिक्षा देने का काम किया करता था, वो पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना होता था, है ना। पेड़ के चारों तरफ एक चबूतरा बना होता था, उसके ऊपर वो बैठ जाया करता था, कोई भी ऋषि है मुनि है। अब जैसे कौरवों और पांडवों को शिक्षा किसने दी थी, शिक्षा कौरवों और पांडवों को जो शिक्षा देने का जो काम है वो उनके गुरु ने द्रोणाचार्य ने किया था। जो द्रोणाचार्य जी हैं वो कहाँ पर बैठ जाते थे, एक चबूतरे के ऊपर, और जो बच्चे हैं यानी कि जो शिष्य थे वो उनके सामने बैठ जाया करते थे, वो उनके सामने बैठ जाया करते थे। और जो टीचर है, जो गुरु है, उनको किस विधि से पढ़ाता था, उनको लेक्चर मेथड से पढ़ाता था। उनको किस विधि से पढ़ाता था, उनको लेक्चर मेथड से पढ़ाया करता था जो गुरु होता था। तो ये विधि आज की कोई नई नहीं है, ये तो बहुत पुरानी विधि है, बहुत पहले से ये विधि चली आ रही है। तो देखो, यह शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है और आज भी लेक्चर मेथड का खूब प्रयोग होता है। मैं भी तो आपको लेक्चर ही दे रही हूँ, और क्या है, जिस विधि से मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो लेक्चर मेथड ही तो है। और कौन सी विधि है अपनी, यही विधि है ना। मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, टॉपिक जो सारा का सारा है, आप मेरी बात सुन रहे हो, है ना। तो इसी को ही लेक्चर मेथड बोलते हैं। आप कॉलेज में पढ़ने गए थे, आपको कैसे पढ़ाया जाता था, लेक्चर मेथड से ना, कोई दूसरा मेथड थोड़ी ना था। टीचर आता था क्लास के अंदर, मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है तो पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर देकर चला जाता था। आप लोग क्या बोलते हो, लेक्चरार बोलते हो कि नहीं, बोलते हो ना। कॉलेज के अंदर जितने भी टीचर होते हैं उनको आप क्या बोलते हो, लेक्चरार बोलते हो। लेक्चरार क्यों बोलते हो, लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं, भाषण विधि से पढ़ाते हैं। फिर देखो, यह शिक्षण की सबसे पुरानी विधि है। जब शिक्षक का यानी कि टीचर का उद्देश्य क्या होता है, केवल एक ही उद्देश्य होता है कि विषय वस्तु पर अधिकार प्राप्त करना होता है, और इस विधि को सर्वोत्तम विधि माना जाता है। लेक्चर देगा कौन, जो उस विषय का मास्टर होगा, टीचर होगा, है ना। एक अधिकार होगा अपना, अपने सब्जेक्ट के ऊपर, तभी तो पढ़ाएगा, तभी तो वो पढ़ाएगा। अब मैं जो हिंदी पढ़ानी है और हिंदी मुझे पढ़ानी आती नहीं,
मुझे हिंदी के कुछ ग्रामर नहीं आती, हिंदी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, जब मेरा अधिकारी मुझे जो उस विषय के ऊपर जब मुझे अधिकार ही प्राप्त नहीं है तो मैं आपको पढ़ाऊंगी कैसे। तो यही तरीका होता है कि कोई भी विषय, इंग्लिश का टीचर इंग्लिश के ऊपर मास्टर होता है, इंग्लिश के अंदर उसने मास्टरी की होती है, इंग्लिश के अंदर मास्टरी उसने इंग्लिश में की होती है। साइंस का टीचर होगा तो साइंस की मास्टरी होगी उसकी। फिर इस विधि को सबसे बढ़िया विधि माना जाता है। इस विधि में शिक्षण का केंद्र बिंदु अध्यापक होता है, बिल्कुल अध्यापक होता है। अध्यापक जैसे चाहे वैसे बच्चों को पढ़ाता है। अब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो इसका जो सेंटर पॉइंट क्या है, आप हो या मैं हूँ? मैं हूँ ना, लेक्चर तो मैं दे रही हूँ। जैसा मुझे ज्ञान है, जैसे मेरी इस विषय के ऊपर पकड़ है, मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊंगी। जितना इस विषय के बारे में मुझे ज्ञान है, लेक्चर मेथड के बारे में, मैं वो पढ़ा दूंगी आपको। अगर मैं आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड करवा रही हूँ तो जितना भी ब्रेन स्टॉर्मिंग का मुझे ज्ञान है मैं आपको करवा दूंगी, सीधी सी बात है। और इसमें क्या, तो देखो इस विधि में अध्यापक सक्रिय एक्टिव होता है। अध्यापक क्या होता है? एक्टिव होता है। और बच्चे क्या होते हैं? बच्चे एक्टिव नहीं होते, वो सुस्त होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, है ना। तो अब जैसे मैं एक्टिव हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, बोल रही हूँ, आप तो एक्टिव नहीं हो, आप तो मेरी बात सुन रहे हो, है ना। जब भी लेक्चर दिया जाता है टीचर तो एक्टिव हो जाता है और स्टूडेंट क्या करता है? वो तो सुनता है ना बात को, लेक्चर को सुनता है। फिर देखो छात्र एक श्रोता के समान होता है। श्रोता माना सुनने वाला, लिसनर होता है वो। शिक्षण में यह विधि प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में मुद्रण कला के विकास न होने से पुस्तकों का अभाव था। मुद्रण क्या होता है? टाइपिंग, यानी कि जहां पर पुस्तकें छपती हैं। प्राचीन काल में मुद्रण विधि व्यवस्था नहीं थी, पुस्तकों को छापने की व्यवस्था नहीं थी, पुस्तकों का अभाव था। अध्यापक क्या करता था? छात्रों को ज्ञान देने के लिए केवल लेक्चर मेथड से देगा। जितना अध्यापक को ज्ञान होता था ना, वो लेक्चर मेथड से बच्चों को देता था। यह आदर्शवादी विचारधारा की देन है। यह किसकी देन है? आदर्शवादी। फिर देखो वर्तमान में पाठ्य पुस्तकों का सुलभ है, हमें मिल जाती है ना, कितनी भी चाहे आप किताबें क्यों ना खरीद लो। तो व्याख्यान विधि अत्यधिक प्रचलित है। किताबें होने पर भी ये फेमस है, किताबें नहीं थी तब भी फेमस थी। जब किताबें नहीं थी पढ़ाने के लिए, गुरु द्रोणाचार्य के पास कोई किताबें थोड़ी ना थी लिखी हुई जिससे वो पढ़ाते थे, है ना। भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु के पास कोई किताबें थोड़ी ना थी उनको पढ़ाने के लिए। तो पहले मुद्रण नहीं थी, जो मुद्रण है, मुद्रण कला नहीं थी, पहले किताबें नहीं थी तब भी इसकी बहुत ज़्यादा महत्व था। आज किताबों का अंबार है, हमारे पास ढेर है, तब भी इसका महत्व है। अब भी लेक्चर मेथड से बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। फिर देखो विद्यालयों में इसे सर्वमान्य एवं उपयोगी विधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि सभी मानते हैं विद्यालयों में भी लेक्चर मेथड से टीचर पढ़ाते हैं, उपयोगी विधि है। फिर भी यह एक मार्गी विधि है। एक मार्गी मतलब इसके अंदर छात्र जो है वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होता, जो अध्यापक है ना वही एक्टिव रहता है। एक मार्गी विधि है, जैसा अध्यापक चाहता है ना वो बच्चे को वैसा ही पढ़ाता है, तो इसको एक मार्गी विधि कहा जाता है। अब देखो अगर हम बात ये करें कि कौन सी कक्षा, कौन सी क्लास सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी, जहाँ पर केवल टीचर बोले और बच्चे सुने, या फिर टीचर भी बोले और बच्चे भी बोले, आप बताओ। आप कहोगे मैडम दूसरी वाली, कि जो अध्यापक है वो बच्चों से सवाल पूछेगा, बच्चे हैं वो अध्यापक से सवाल पूछेंगे कि बताओ सर जी ये क्या है, बताओ गुरुजी इसमें ऐसा कैसे आएगा, बताओ मैडम कैसे आएगा। तो वही क्लास है। क्लास जो है ना, देखो सीधी सी बात है, क्लास जीवंत होनी चाहिए, जीती जागती, है ना। ऐसे ना हो क्लास के अंदर बच्चे बैठे हैं 30 और आवाज़ नहीं आ रही किसी की भी टीचर के अलावा, वो क्लास कभी भी बढ़िया नहीं समझी जाती। साइकोलॉजी में ये प्रश्न बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर कि आप एक जीवंत कक्षा को बढ़िया मानोगे या उस कक्षा को जहाँ केवल टीचर बोलता है और अध्यापक केवल उसकी सुनते हैं। तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा कि हम लोग जो जीवंत कक्षा है ना उसको बढ़िया मानते हैं। अध्यापक के बोलने की आवाज़ टीचर के, दोनों की आनी चाहिए। बच्चे के अंदर और अध्यापक के अंदर इंटरेक्शन होना चाहिए, अंतः क्रिया होनी चाहिए। इंटरेक्शन माना अंतः क्रिया होनी चाहिए, दोनों के बीच में विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। इसमें पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। उसके बाद देखो आगे बात कर लेते हैं। आगे है हमारा, इससे जो अध्यापक होता है
इससे जो अध्यापक है वो अपने ढंग से कक्षा में छात्रों के सामने पाठ्य वस्तु को व्याख्यान द्वारा प्रस्तुत करता है। अपना ढंग होता है, ये सारी बातें मैंने आपको कर दी क्लियर। वह पाठ्य वस्तु को यानी कि जो पढ़ाना होता है, या आप यूँ कह सकते हो कि वह जो सिलेबस होता है ना, सिलेबस, उसको युक्ति संगत विधि मतलब युक्ति से किसी तरीके से एवं तर्कपूर्ण शैली में कक्षा के सम्मुख भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है ना, तर्क माना लॉजिकल मेथड से भाषण के रूप में प्रस्तुत करता है। कोई युक्ति होती है, कोई तर्क होता है, और लॉजिकल मेथड से बच्चों के सामने क्या करता है, प्रस्तुत करता है। हाँ जी, और अपने अनुभव से छात्रों की योग्यता एवं पहले का जो ज्ञान होता है उसका विचार करके अपने ढंग से विषय का प्रतिपादन करता है। अब जैसे टीचर बच्चे को कुछ भी पढ़ाएगा तो हमेशा अध्यापक का ये कर्तव्य बनता है कि वो बच्चे के पूर्व ज्ञान को जांच ले कि इस विषय के अंदर बच्चे का पहले ज्ञान क्या है। जैसे आप बच्चे को आज स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताना चाहते हो कि जो ये स्वतंत्रता का जो आंदोलन है ये कब चला, कैसे आगे बढ़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन कौन थे इसमें, तो आप बच्चे का पूर्व ज्ञान जांचिए ना। आप पहले ये पूछिए कि आपको जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया गया था देशभक्तों के द्वारा, क्या आपने उसके बारे में पहले पढ़ा है, आप कुछ जानते हैं उसके बारे में। आप बच्चों के विचार देखिए, बच्चों की जो प्री नॉलेज होती है ना उसको टटोलिए, बच्चे क्या जानते हैं। ऐसे थोड़ी ना कि आप क्लास में चले गए और आपने सीधा कह दिया निकालो रे 5वां पाठ स्वतंत्रता आंदोलन वाला, ये कोई तरीका थोड़ी ना है पढ़ाने का। अक्सर क्लास में टीचर ऐसे बोल करते हैं, स्कूल के अंदर अक्सर ऐसा करते हैं कि निकालो 5वां पाठ, आज पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन। ऐसे नहीं, आप जाकर बच्चे से पहले कोई भूमिका बांधिए, बच्चे से पूछिए, फिर आप उसके बाद कहिए तो आज बच्चों, आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बात करेंगे और ये आपका जो लेसन है वो आपका 5वां है आपकी बुक के अंदर, तो आप उसको निकालिए। अब तो ये बीएड आप क्यों कर रहे हो, ताकि आपको पढ़ाने का तरीका है, मेथड आ जाए, एक ढंग आ जाए। वो टाइम गया जब डंडे के जोर पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, टीचर के पास कोई विधि नहीं थी, कोई मेथड नहीं था, कोई तरीका नहीं था पढ़ाने का। लेकिन अब बीएड के अंदर आपको अलग अलग विधियों से पढ़ाना सिखाया जाता है, आपको मेथड बताया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि छात्र के पूर्व ज्ञान का विचार करके और अपने विषय को पढ़ाएगा। विद्यार्थी शांति से तत्परता के साथ, तत्परता माना तैयार, तत्परता का मतलब क्या होता है, रेडी। तत्परता का मतलब क्या होता है, रेडी। जो बच्चा है ना वो रेडी हो जाएगा पढ़ने के लिए, और रुचि के साथ अध्यापक को सुनेगा भी और समझेगा भी। रुचि लेगा वो पढ़ने के अंदर, तत्पर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, और वो सुनेगा भी और समझेगा भी। थॉमस एवं रिस्क, ये जो हैं इस तरह के जो विद्वान हुए हैं, इन्होंने क्या कहा लेक्चर मेथड के बारे में। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों एक परिभाषा तो आपको जरूर याद होनी चाहिए। आप कोई भी टॉपिक कर रहे हो, अगर 2 होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो एक आसान से जो परिभाषा है ना वो आपको याद होनी चाहिए। और एक बात और बताऊं, जो आपका पेपर चेक करने वाला होता है ना उसको एग्जैक्ट परिभाषा याद नहीं होती। कई बार बच्चा क्या होता है, थोड़ी परिभाषा भूल जाता है एग्जाम में, वो सोचता है कि छोड़ परिभाषा नहीं लिखता, ये तो मैं थोड़ी बीच में से भूल गया। अरे भूल गया तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से थोड़ा बना के लिख दो। जब आप ऐसे लिखोगे ना थॉमस एवं रिस्क के अनुसार और थोड़ा हाईलाइट कर दोगे इस चीज को, बस उतना ही बहुत है आपका प्रभाव डालने के लिए। सारी जो एग्जैक्ट परिभाषाएं हैं ना वो पेपर चेक करने वाले को भी याद नहीं होती, तो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान कीजिएगा आप। व्याख्यान यानी कि लेक्चर उन तथ्यों, तथ्य माना फैक्ट्स, उन तथ्यों और सिद्धांतों तथा अल्प संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसको सुनने वाले उसे समझे। ठीक है ना, आई बात समझ में। ये कहता है कि लेक्चर इज एन एक्सपोजिशन ऑफ फैक्ट्स प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स माना सिद्धांत, जो तथ्य है, जो सिद्धांत है, और जो अलग संबंध है, अलग प्रकार से छोटे छोटे जो संबंध है उनको स्पष्ट करना है। और टीचर चाहता है कि वो बच्चे जो है उन तथ्यों को, उन सिद्धांतों को सुने और समझे। बड़ी आसान परिभाषा है, थोड़ा सा इसको अपने शब्दों में कर लेना अगर थोड़ी सी मुश्किल लगे तो, बाकी कोई है नहीं मुश्किल बात इसके अंदर, बड़ी आसान है। जेम्स एवं ली के अनुसार
जेम्स एवं ली के अनुसार व्याख्यान यानी कि लेक्चर एक शिक्षण शास्त्रीय पद्धति है। यह क्या है? एक शिक्षण शास्त्रीय पद्धति है जिसमें शिक्षक औपचारिक यानी कि फॉर्मल और नियोजित रूप से किसी प्रकरण पर भाषण देता है। कितनी आसान है, ये याद कर लो। जेम्स एवं ली, ये थॉमस ओरिस की है। लेक्चर जो है वो शिक्षण शास्त्रीय पद्धति है। लेक्चर कौन सी पद्धति है? शिक्षण शास्त्रीय पद्धति है जिसमें जो टीचर होता है वो फॉर्मल वे में और नियोजन मतलब एक तरीके से, एक ढंग से किसी प्रकरण पर भाषण देता है। किसी प्रकरण माना टॉपिक। आप ये जो मुश्किल मुश्किल शब्द होते हैं ना, इनको आप समझा करो। प्रकरण माना टॉपिक, कोई भी टॉपिक पर क्या देता है? भाषण देता है। उसके बाद देखिए, भाषण विधि का प्रयोग कब किया जाए? ये क्या पूछ रहा है कि ये जो भाषण विधि होती है ना बच्चों, इसका प्रयोग कब किया जाए? एक मिनट। हाँ जी, अब ठीक है ना। ये कहता है कि भाषण विधि का जो प्रयोग है वो कब किया जाए। थोड़ा सा अब देखो जी, भाषण विधि का प्रयोग कब किया जाए? सामाजिक विज्ञान अध्यापक विभिन्न अवसरों पर भाषण विधि का प्रयोग कर सकता है। पहली बात तो क्या, एक बड़ी इकाई या प्रकरण माना टॉपिक के बारे में थोड़े विचार, संक्षिप्त विचार प्रस्तुत करना। अब जैसे कोई टीचर है जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है, बहुत लंबा टॉपिक है, मान लो 8 से 10 पेज का टॉपिक है। 8 से 10 पेज बच्चों को याद करवाने पढ़ाने मुश्किल बात है। टीचर क्या करेगा? उनका एक सार बना लेगा। सार माना एक समरी बना लेगा। आप इंग्लिश में बोले तो समरी, ठीक है ना। अगर आपका टॉपिक 8 या 10 लेक्चर का है, एक किसी भी कोई टॉपिक है, तो टीचर क्या करेगा? उसकी समरी बना लेगा, उसका सार बना लेगा और बच्चे को भाषण विधि से वो समझा देगा। बच्चे को बात समझ में आ जाएगी। एक तो पूरी राम कहानी का एक एक शब्द बोले, बच्चा 8-10 पेज में वैसे ही पजल हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा दिया और क्या नहीं पढ़ाया। ठीक, तो यहाँ पर कोई भी बड़ी इकाई है या जो प्रकरण है उसके बारे में छोटे रूप में विचार प्रस्तुत करना है। पहली बात तो इसका प्रयोग तब करेगा, ये कहता है कि एक जो टीचर है वो भाषण विधि का प्रयोग क्यों करता है और कब करना चाहिए उसको। तो देखो, सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के लिए बड़ा उपयोगी है ये, क्योंकि सामाजिक विज्ञान के बड़े बड़े चैप्टर होते हैं, तो इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है। यदि अध्यापक प्रकरण का संक्षिप्तीकरण प्रभावशाली ढंग से करे या रुचिकर ढंग से करे तो यह विद्यार्थियों के अध्ययन को अर्थपूर्ण बनाने में सहायक होगा। समझ में आ गया? अगर अध्यापक कोई भी टॉपिक है उसको छोटे रूप में, संक्षिप्त रूप में बना ले, उसको प्रभावशाली बनाए, रुचिकर ढंग से प्रस्तुत करें, तो जो विद्यार्थी है उसको आसानी से उसको क्या कर लेगा? समझ लेगा। उसके बाद देखिए, अगला हमारा क्या है कि विद्यार्थियों के अध्ययन में सहायक है और पूरक के रूप में काम करेगा भी। टू ऐड एंड सप्लीमेंट द पीपल्स रीडिंग, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जो विद्यार्थियों को अध्ययन करने में सहायक है और पूरक के रूप में काम करता है। अध्यापक के पास इतना ज़्यादा मैटर होता है जो विषय की सूझबूझ विकसित करने में सहायक होगी। अध्यापक के पास बहुत मैटर होता है बताने के लिए, जो उस विषय के अंदर उसकी सूझबूझ को दर्शाता है। अध्यापक को सावधानी पूर्वक अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने शिक्षण को बुद्धिमत्ता पूर्वक पाठ्यक्रम कार्य से संबंधित करना चाहिए। ठीक है ना। कहता है कि अध्यापक जो है ना, उसको सावधानी से जो अध्ययन है ना, अध्ययन उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो वो पढ़ाएगा ना, जो टीचिंग होगी, उसको बुद्धिमत्ता ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। देखो सीधी बात है, मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ हमेशा जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ, लेक्चर लेती हूँ, कि भाई देखो, हमें ज़रूरी नहीं कि जो हमारे सामने नोट्स है, जो हमारी किताब है, उसको एज इट इज़ हमें पेपर में छाप कर आना है। आप उसी बात को अपने शब्दों में लिखिए। आप क्रिएटिव बनिए, रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं है आपको रट्टू तोता नहीं बनना, आप क्रिएटिव बनिए। रचनात्मकता का गुण जो है वो विद्यार्थी में होना चाहिए। आप बीएड कर रहे हो, आप भावी अध्यापक हो, आप बच्चों को पढ़ाओगे, तो क्या बच्चों को ये कहोगे कि जो जैसा प्रश्न लिख दिया वैसा सेम टू सेम पेपर में उतार के आना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब ये देखो, अब है तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, और ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सी इन्होंने लैंग्वेज दे रखी है। अब इसको आसान तरीके से आप कैसे करोगे कि अध्यापक जो है ज़्यादा विषय सामग्री को इस प्रकार से पढ़ाए जो बच्चे के अध्ययन में उसकी सहायता करे, ना कि उसको उलझा दे। जो वो अध्ययन कर रहा है
वो इतनी अच्छे तरीके से करे, अध्यापक के पास अपने लेक्चर देने के लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक काम करना जरूरी है। थोड़ा सा इस तरह से बना लिया करो। फिर देखो आगे बात करते हैं विद्यार्थियों के समय की बचत के लिए। अब देखो एक तो जो टीचर होगा, एक तो क्या होगा, जो टीचर होगा वो 9 या 10 पेज पढ़ाएगा। एक तो जो टीचर होगा वो क्या पढ़ाएगा, 9 या 10 पेज पढ़ाएगा। और दूसरी बात, टीचर क्या करेगा, उसको शॉर्ट में कर देगा, है ना। तो टाइम तो बचेगा, टू सेव टाइम, किसका, पीपल्स का। तो विद्यार्थियों के पास समय सीमित होता है, समय ज़्यादा नहीं होता विद्यार्थियों के पास। ऐसे थोड़ी ना कि विद्यार्थी हमारी पूरी जो राम कहानी है उसको सुनेगा। समय सीमित होता है और भाषण की सहायता से अध्यापक कम समय में उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान कर सकता है और विद्यार्थी अपने अध्ययन के समय को उपयोगी कार्य में प्रयोग कर सकता है। जो अध्ययन का जो समय बचेगा ना एक बच्चे के पास, उसको वो यूटिलाइज करेगा। अगर आप बच्चे को एक लेसन याद करवाने में आपने हफ्ता लगा दिया तो बच्चे का कितना टाइम खराब हुआ। और उसी लेसन को अगर आपने लेक्चर मेथड से शॉर्ट करके 4 दिन में बच्चों को याद करवा दिया तो 3 दिन का समय बच गया ना। उसको बच्चा दूसरे विषयों के अंदर यूटिलाइज करेगा, है ना। उसके बाद रुचि को जागृत करने के लिए, टू अराउज इंटरेस्ट, ठीक है ना। सामाजिक विज्ञान नीरस होता है, नीरस मतलब बच्चा बोर हो जाता है, ज़्यादा लंबे लंबे लेसन होते हैं तो, और उसमें रुचि जागृत करना अध्यापक का क्या है, उत्तरदायित्व है। वह घटनाओं, जितनी भी इतिहास में घटनाएं हुए हैं और जितने भी आंदोलन हुए हैं या किसी प्रसिद्ध महापुरुष की ने कोई उपलब्धि हासिल की है, उसी को रुचिकर ढंग से प्रस्तुत कर सकता है। एक अध्यापक उस पुस्तक के बारे में बात कर सकता है जिसे विद्यार्थी पढ़ना चाहेंगे, ठीक है ना। जिसे विद्यार्थी है जो पढ़ना चाहेंगे उस विषय में वो बात कर सकता है। फिर है कार्य देने के लिए, काम को देने के लिए, टू गिव असाइनमेंट। जब विद्यार्थियों को कोई गृह कार्य पूरा करने के लिए दिया जाता है ना, तो इस विधि के द्वारा अध्यापक यह बता सकता है कि विद्यार्थी से क्या आशा है, उन्हें कैसे करना है, ठीक है ना। और कुशलता पूर्वक जो विद्यार्थी है वो उस काम को करने के योग्य फिर बन जाएगा। यानी कि विद्यार्थी को जो आप गृह कार्य दे रहे हो उसको कुशलता पूर्वक देने के लिए भी जो लेक्चर मेथड है वो क्या करता है, बच्चों मदद करता है। कि जब विद्यार्थी को कोई भी गृह काम करना है उसको दिया जाएगा तो इस विधि के द्वारा अध्यापक उसको बता सकता है कि मैं तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, ये काम तुम्हें कैसे करना है और तुम इसको बढ़िया तरीके से किस प्रकार कर पाओगे। फिर देखो अगली बात हम लोग करते हैं। अगली बात है हमारी व्याख्यान विधि के गुण। इस विधि के गुण क्या क्या हैं, व्याख्यान विधि के क्या क्या गुण हैं, ठीक। तो गुण के बारे में बात करते हैं, मेरिट्स के बारे में। व्याख्यान विधि के गुण इस प्रकार हैं। इस विधि में, एक मिनट, हाँ जी, अब देखिए इस विधि में वैज्ञानिक सामग्री एवं उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती। अब अगर लेक्चर मेथड से ही पढ़ाना है तो कोई हमें वो थोड़ा चाहिए कि साइंस लैब में जाना पड़ेगा, कोई वैज्ञानिक उपकरण थोड़ी ना चाहिए व्याख्यान विधि से पढ़ाने के लिए। हमें साइंस लैब में नहीं जाना होता अगर बच्चों को हमने लेक्चर मेथड से ही पढ़ाना है। फिर हमें किसी भी प्रकार का कोई उपकरण नहीं चाहिए। उपकरण माना कोई चार्ट, कोई चित्र, कोई मॉडल, कोई प्रोजेक्टर, कुछ नहीं चाहिए। जब भाषण ही देना है तो मुंह से बोलकर देना है और क्या करना है इसके अंदर, तो किसी प्रकार का कोई फालतू खर्चा नहीं है। इस विधि के द्वारा जो अध्यापक है वो एक ही समय में अधिकतर छात्रों को शिक्षण कार्य करा सकता है। यह एक आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। अब जैसे आपने कोई साइंस का टीचर है और बच्चों को वो लैब में लेकर जाएगा और बच्चों को वहाँ पर कोई प्रयोग के द्वारा पढ़ाएगा तो ज़्यादा बच्चों को अध्यापक नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि हर एक बच्चे की बारी नहीं आएगी वहाँ पर। और बहुत से बच्चे क्लास में ऐसे होंगे जो उस प्रयोग को करे बिना रह जाएंगे। अब बच्चे हैं ज़्यादा, मान लो आपने लेक्चर मेथड से 100 बच्चों को पढ़ाना है, 80 बच्चों को, कितने भी बच्चे हों, लेक्चर मेथड से आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना। आपने लेक्चर मेथड से पढ़ाना है, बच्चों को समझ में आ जाएगा। आप अपना कंटेंट
जितना बढ़िया दोगे, जितना अच्छा दोगे, जिस तरीके से दोगे, बच्चे को समझ में आ जाएगा सारा का सारा। तो आर्थिक दृष्टि से जो ये आपका है, ये बड़ा सही है लेक्चर मेथड, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। इस विधि में कम समय में अधिक जानकारी छात्रों को दी जाती है, जिससे समय की बचत होती है। कम समय में ज़्यादा जो डेटा है वो बच्चों को दिया जा सकता है। अध्यापक के लिए यह विधि अधिक सरल है, आसान है अध्यापक के लिए और उपयोगी है। अतः उसे प्रयोग आदि नहीं करना पड़ता, किसी प्रकार का कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता। यह जो विधि है वो अध्यापक के लिए सरल है और उपयोगी है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करके दिखाना बच्चों को, केवल बोलकर लेक्चर मेथड से बच्चों को ज्ञान की क्या करना, अपने डिलीवर करना है, अपने बच्चों को ज्ञान बताना है, बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए आपको इसके लिए। तथ्यात्मक ज्ञान एवं ऐतिहासिक विवेचना हेतु यह सर्वोत्तम विधि है। जो ज्ञान तथ्यों पर आधारित होता है, फैक्ट्स के ऊपर। जैसे आपने ये बताया मुगल हमारे देश में कब आए, सन बताना है, मुगलों का नाम बताना है, तो ये तथ्य है, फैक्ट्स है कि नहीं। अब इनको हम बदल थोड़ी ना देंगे। अंग्रेज कब आए, प्रारंभ में कितने आए थे अंग्रेज, बोले 200 आए थे जी, तब 200 तो 200 ही रहेंगे, कैसे पढ़ा दो। शुरू में 200 अंग्रेज आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए, 200 अंग्रेज आए और बाद में इतने आ गए कि हमारे ऊपर 200 साल राज किया, है ना। तो ये जो तथ्य है ना, तथ्यात्मक ज्ञान है। और ऐतिहासिक विवेचना के लिए, मतलब इतिहास की कोई विवेचना करनी है आपने कि ताजमहल इस सन में बनाया गया था, इसने बनाया था, शाहजहां ने बनवाया, मुमताज़ के लिए बनवाया, लाल किला इसने बनाया, तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य हैं, इनमें ना कुछ आपने जोड़ना ना कुछ काटना। तो इनके लिए जो यह सबसे बढ़िया विधि है। यानी कि सामाजिक विज्ञान के लिए जो आपकी एसएस पढ़ाते हो ना आप लोग बच्चों को, तो सामाजिक विज्ञान के लिए यह विधि बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, उसके बाद इस विधि का प्रयोग अन्य विधियों की सहायक विधि के रूप में भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। आप मान लो किसी और आगमन विधि से बच्चों को पढ़ा रहे हो या निगमन विधि से पढ़ा रहे हो, आप बीच बीच में लेक्चर देते हो, तो दूसरी विधि भी इसके साथ ऐड हो जाती है। इस विधि में जो पाठ्य वस्तु है, यानी कि जो सिलेबस है, उसका जो प्रस्तुतिकरण है, उसका जो प्रेजेंट आप सिलेबस जो पढ़ाओगे बच्चों को, उसकी जो प्रेजेंटेशन होगी वो तर्क संगत होगी और युक्ति संगत ढंग से किया जाता है। उच्च कक्षाओं में, यानी कि जो बड़ी कक्षाएं होती हैं, उनके अंदर व्याख्यान विधि के द्वारा अध्यापक अपनी योग्यता की छाप छोड़ता है कि अध्यापक के अंदर कितनी योग्यताएं हैं, इसकी छाप कैसे छोड़ता है, व्याख्यान विधि के द्वारा। फिर देखो, पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु पर, जो आपने बच्चों को पढ़ा दिया, उस पाठ्य वस्तु पर जितने भी प्रश्न आधारित हैं, उसके माध्यम से व्याख्यान विधि की सफलता अधिक बढ़ जाती है। ठीक है ना। ये कहते हैं कि जितनी भी पाठ्य वस्तु, यानी कि जो सिलेबस पर जितना भी हमने पढ़ा दिया, जितना भी हमने क्या है पढ़ा दिया, तो पढ़ाई गई पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नोत्तरों के माध्यम से, प्रश्न और उत्तर के माध्यम से व्याख्यान विधि की सफलता बढ़ जाती है। इस विधि के द्वारा जो आप सिलेबस पढ़ाओगे उसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन भी संभव होती है। आप बच्चे को रिवाइज भी करवा सकते हो इस विधि के द्वारा। महापुरुषों के बारे में पढ़ाते समय इस विधि का प्रयोग तो कंपलसरी है। आप महात्मा गांधी के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में कैसे बताओगे, लेक्चर मेथड से ही तो बताओगे, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कैसे बताओगे, लेक्चर मेथड से, और कैसे बताओगे। तो ये सबसे बढ़िया है, अनिवार्य है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि ये जो व्याख्यान विधि है इसके दोष क्या क्या हैं। जो व्याख्यान विधि है इसके दोष क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, इसके दोष के बारे में, डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके दोष क्या क्या हैं। तो छात्रों की तत्परता, तत्परता माना रेडी, अभी बताया था ना। तत्परता का मतलब क्या है, रेडी। छात्रों की तत्परता की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, इस कारण यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। मतलब इसमें यह नहीं देखा जाता कि बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है या नहीं है, क्योंकि आपका पढ़ाना तभी सार्थक होगा जब बच्चा पढ़ने के लिए तैयार होगा। घोड़े को जबरदस्ती तालाब पर तो ले जाया जा सकता है, पर पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पानी घोड़ा तब पिएगा जब वो पीने के लिए तत्पर होगा, तैयार होगा, रेडी होगा।
तो यही बात बच्चों के साथ है। जबरदस्ती बच्चों को कक्षा में तो बैठाया जा सकता है, पर पढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। बच्चा पढ़ेगा तब जब वो तत्पर होगा, तैयार होगा, रेडी होगा पढ़ने के लिए। इसमें प्रयोगात्मक कार्यों की अवहेलना, यानी कि एक्सपेरिमेंट नहीं होते इसके अंदर। व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण संभव नहीं है। अब जैसे क्लास में एक बच्चा है वो तो सुपीरियर है, एक बच्चा तो क्या है, काफी इंटेलिजेंट है, आप जिसको क्या बोलते हो हिंदी में, प्रतिभाशाली है। प्रतिभाशाली बच्चा कौन होता है? जिसका आईक्यू लेवल 140 से भी अबव होता है। क्लास में एक बच्चा तो प्रतिभाशाली है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, है ना, औसत। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल डल होते हैं। अब सभी को भाषण दे दिया, अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है, सुपीरियर है, प्रतिभाशाली है, उसको समझ में आ गया, बाकियों को नहीं आया, है ना। तो इसके लिए भी ये सही नहीं है, व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार भी। करके सीखना जैसी उपयोगी विधि की पूर्ण रूपेण अवहेलना। इसके अंदर करके सीखना की अवहेलना की जाती है। करके सीखा नहीं जाता, मतलब सुनकर ही सीखा जाता है, करने के लिए कुछ नहीं होता। छात्र निष्क्रिय श्रोता बन जाता है, बस ये बात तो हमने पहले भी कर ली, निष्क्रिय होता है। अभी आगे क्या कहता है, आगे एक मिनट, हाँ जी। तर्क व निरीक्षण का सर्वथा अभाव रहता है। एक तो तर्क का, एक तो किसका, तर्क का, यानी कि लॉजिक का। और निरीक्षण का मतलब क्या है यहां पर, एक मिनट, हाँ जी, ऑब्जर्व करना। निरीक्षण का यहां पर मतलब क्या है, ऑब्जर्व करना। तर्क और निरीक्षण का क्या रहता है, अभाव रहता है। यानी कि आप लॉजिकल ज्ञान, लॉजिकल जो नॉलेज है वो बच्चे को नहीं दे सकते। और दूसरी बात क्या, कि आप बच्चे को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बच्चे ने कितना सीखा कितना नहीं, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, निरीक्षण नहीं कर सकते। इस विधि के द्वारा मानसिक शक्तियों का सही प्रकार से विकास नहीं होता। छात्रों में आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास नहीं होता। आलोचना क्या होती है कि जो टीचर पढ़ाएगा वो अच्छा है या बुरा है, ये बच्चे के अंदर इस बात का विकास नहीं होता। यह विधि केवल स्मृति, यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा बुद्धि है ना उतना वो लेक्चर को समझ लेगा, बाकी बच्चे नहीं समझ पाएंगे। स्मृति केंद्रित है। शिक्षक की अध्यापन गति अधिक तीव्र होती है। टीचर जो है बड़ी स्पीड से पढ़ाता है, टीचर के पास डेटा ज़्यादा होता है, स्पीड से पढ़ाएगा। छात्र उतनी तेजी से नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो लेक्चर मेथड में ऐसा होता है। लोकतांत्रिक वातावरण का अभाव है, सभी को समान नहीं समझा जाता। उसके बाद इसको सफल बनाने के लिए क्या क्या सुझाव है, ये अपना लास्ट है भाई। व्याख्यान विधि को, लेक्चर मेथड को आप सफल कैसे बना सकते हो, इसके लिए कुछ सजेशंस है। इसके लिए क्या है, कुछ सजेशंस है। शिक्षक अपनी व्याख्यान विधि को थोड़ा प्रजातांत्रिक बनाए, यानी कि इंटेलिजेंट बच्चा, एक औसत बच्चा, एवरेज है, और जो एक पिछड़ा हुआ बच्चा है, सबको ध्यान में रखकर पढ़ाए, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रजातांत्रिक बनाए। छात्रों की आयु व मानसिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की आयु क्या है, क्योंकि देखो बच्चा हमेशा अपनी एज के अकॉर्डिंग सीखेगा। अगर आप ये सोचते हो कि आप एक 6 या 7 साल के बच्चे को न्यूटन का नियम सिखा दोगे तो आप गलती पर हो, वो बच्चा नहीं सीखेगा, उसकी बुद्धि नहीं है न्यूटन का नियम सीखने की। लेकिन अगर आप यही नियम एक 12 साल के बच्चे को सिखा रहे हो ना, तो वो सीख जाएगा। तो आपको बच्चों की एज का भी ध्यान रखना है और बच्चों के मेंटल लेवल का भी ध्यान रखना है। बच्चे का मानसिक स्तर कैसा है। क्या आपके क्लास के अंदर जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो पिछड़े हैं, है ना, मंद बुद्धि के हैं, या फिर वो ऐसे माहौल में पलते हैं जहाँ पर उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, ठीक। फिर व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना चाहिए। एक रूपता को भंग करने हेतु व्याख्यान के बीच बीच में उदाहरण कहानी का भी प्रयोग करें। ये नहीं कि आप स्पीड से 100 की स्पीड में पढ़ा रहे हो, फटाफट फटाफट फटाफट, बच्चों के कुछ नहीं समझ में आना। बीच में कोई कहानी सुनाइए बच्चों को, बीच में मोटिवेट कीजिए थोड़ा बहुत, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत हंसी मजाक कीजिए, उनको हंसाइए। एक टीचर के अंदर पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के को हंसाने का गुण भी होना चाहिए, ये कंपलसरी है। आप कल को टीचर बनने वाले हो, ये थोड़े ना कि आप क्लास के अंदर जा रहे हो बस ऐसे सीरियस मूड में और जाकर पढ़ा कर आ गए, बच्चे बोर हो जाएंगे, बोरियत होती है बच्चों को। आप बीच बीच में बच्चों को कुछ छोटी छोटी कहानियां सुनाएं जिससे बच्चों का मनोबल बढ़े। का आप बीच में बच्चों को टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई ऐसी बात बताएं जिससे बच्चे हंसी आए उनको। तो ये गुण एक टीचर के अंदर होना चाहिए, यही बात बोल रहा है। फिर छात्रों का बीच बीच में सहयोग लेते रहें, पूछते रहें भाई आ रहा है क्या समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा सा बच्चों का भी सहयोग लेते रहें। उसके बाद
छात्रों को अपनी जिज्ञासा के अनुसार प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता दी जाए, कि बच्चों की जैसी जिज्ञासा होगी ना, जैसा वो प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उनको बोलो लास्ट में, पूछो भैया प्रश्न पूछो, तुम लोग कोई डाउट है तो वो क्लियर करो अपना, पूछो भाई। तो उनको ऐसी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो ये था हमारा लेक्चर मेथड, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, अर्थ क्या है, फिर लेक्चर मेथड क्यों होता है, किस प्रकार से, इसके गुण क्या है, अवगुण क्या है, इसको बढ़िया करने के लिए सुझाव क्या क्या होंगे, ये सारा हमने पढ़ लिया। तो आपका ये बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त 16 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। आप इसी तरीके से अगर लिखकर आएंगे तो आपको नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ एक एक टॉपिक, आप उसी टॉपिक को उसी तरीके से पढ़िए, उसी तरीके से एग्जाम में कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए जी, मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।